हेलो स्टूडेंट, तो बताइए आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एसटेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है अत्यधिक निम्न स्थिति से। तो आपको ये बताना है जो गंभीर कुपोषण होता है ना, वो किसकी अत्यधिक निम्न स्थिति से प्रभावित होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लंबाई, सेकंड ऑप्शन है भार यानी कि वेट, थर्ड ऑप्शन है आपका भार के सापेक्ष लंबाई एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लंबाई के सापेक्ष भार। तो इसमें आपको राइट ऑप्शन बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लंबाई के सापेक्ष भार। यानी कि कुपोषण की स्थिति में क्या होता है आपका कि लंबाई के अकॉर्डिंग क्या होता है, बच्चे का वजन कम होता है, या जिस भी व्यक्ति या बच्चे को क्या होता है कुपोषण का वो शिकार होता है, उसकी लंबाई तो ठीक होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो वजन होता है ना यानी कि भार होता है, वेट, वो कम होता है। ठीक है। और कुपोषण के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में क्या होने लगता है, गिरावट आने लगती है। और जो गंभीर कुपोषण होता है यह पोषक तत्वों के असंतुलन के कारण होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम पूछा हुआ है आप लोगों से, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो आपको ये बताना है जो कुपोषण होता है वो मानव शरीर के विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। किस रक्षा प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालेगा, देखते हैं इसके ऑप्शन हम। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिजैवी निर्माण यानी कि एंटीबॉडीज, सेकंड ऑप्शन है आपका फैगोसाइटिक क्रिया, थर्ड ऑप्शन है आपका ऊतक अखंडता एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उक्त सभी यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए आप लोग, जो कुपोषण होगा वो रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव आपके एंटीबॉडी यानी कि प्रतिजैवी निर्माण में भी डालेगा और फैगोसाइटिक क्रिया पर भी डालेगा और ऊतक अखंडता पर भी डालेगा। ठीक है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना वो कम होने लग जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है। तो आपको ये बताना है जो जैविक मूल्य का हम प्रयोग करते हैं वो किसकी क्वालिटी के मेजरमेंट के लिए करेंगे। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट की या प्रोटीन की या फैट यानी कि वसा की या विटामिन की। तो जो जैविक मूल्य का प्रयोग करेंगे हम वो है प्रोटीन की गुणवत्ता माप के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उच्च जैविक मूल्य के प्रोटीन वो होते हैं जिसमें सभी अमीनो एसिड सही बैलेंस में यानी कि सही अनुपात में उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। उच्च जैविक मूल्य के प्रोटीन कौन से होते हैं, जिसमें सभी अमीनो एसिड जो होते हैं सही अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं जितनी की जरूरत होती है। जैसे आपके उच्च जैविक मूल्य के प्रोटीन में आ जाएगा आपका मीट आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, मिल्क यानी कि दूध, आपका अंडा आ जाएगा और सोयाबीन में तो प्रोटीन होता ही है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है आप लोगों से, न्यूक्लिक अम्ल, क्या पूछा है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक के क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं। ऑप्शन दिए हुए इसमें अंतःरूपी होते हैं, सेकंड ऑप्शन है बाहर रूपी होते हैं, थर्ड ऑप्शन है आपका बहुलक होते हैं, ये लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखिए जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ना, तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पॉलीमर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो आपको ये बताना है वो अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण हमारी बॉडी नहीं कर सकती वो अमीनो अम्ल कौन से कहलाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, गैर आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं या आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं या आंशिक अमीनो अम्ल कहलाते हैं या साधारण अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो वो अमीनो एसिड जिनका संश्लेषण हमारा शरीर नहीं कर सकता
वो आप क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आवश्यक अमीनो एसिड, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वो अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण हमारा शरीर कर पाता है वो कहलाता है आपका गैर आवश्यक अमीनो एसिड। ठीक है, तो जिनका संश्लेषण हमारा शरीर नहीं कर सकता वो होगा आवश्यक, और जिसका संश्लेषण हमारी बॉडी कर सकती है वो होगा क्या, गैर आवश्यक। ठीक है, और जो हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं इन्हें भोजन द्वारा लेना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो बनेंगे नहीं, और हम इन्हें अगर भोजन द्वारा नहीं लेंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाएगी। ठीक है, जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो हमारा रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है जख्म का देर से भरना किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको ये बताना है जो घाव या जख्म हो जाता है वो किसी व्यक्ति के अंदर देर से भर रहा है तो उसके अंदर किस विटामिन की कमी होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, विटामिन B1 की कमी, क्या है ये, विटामिन B1 है आपका, विटामिन B1 की कमी। सेकेंड ऑप्शन है विटामिन A की कमी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन B2 की कमी, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विटामिन सी की कमी। यहाँ पे आपका ऑप्शन था क्या, विटामिन सी की कमी। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए जख्म का देर से भरना ये आपकी विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, ये होता है आपका विटामिन सी की कमी से होता है। और क्या होता है, विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है और जख्म देर से भरते हैं। और जो विटामिन सी होता है ना, विटामिन सी कोलेजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है विटामिन सी, कोलेजन का। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि विटामिन सी किसका निर्माण करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो विटामिन सी है वो कोलेजन का निर्माण करता है। ठीक है, और कोलेजन क्या करता है, कोलेजन कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है आपको, विटामिन सी कोलेजन का निर्माण करता है और कोलेजन क्या करता है, कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। अब क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे ताप की उपस्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन है। तो आपको ये बताना है ताप की उपस्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तन किस विटामिन में होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, विटामिन ए में होता है, या बीटा कैरोटीन में होता है, या विटामिन सी में होता है, या विटामिन में होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। ठीक है, यानी कि ताप की उपस्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन कौन सा होगा आपका, विटामिन सी होता है। विटामिन सी क्या होता है, ताप की उपस्थिति में नष्ट हो जाता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग खाना बनाते हो तो सब्जी वगैरह बनाते हो तो अगर उसमें आपको नींबू निचोड़ना है या खटाई डालनी है तो आप क्या करोगे, जब हमारा खाना मतलब जब आप गैस की नॉब को ऑफ कर देते हो उसके बाद ही आप क्या करते हो, खाने में नींबू निचोड़ते हो और क्या करते हो, खटाई डालते हो जब हमारा खाना बन जाता है पूरी तरह से। तब अगर हम ऐसा करेंगे जैसे हम सब्जी को पकाते समय हल्दी नमक सब कुछ सारा मसाला डालते हैं ना, अगर उसी में हम खटाई और नींबू भी डाल देंगे तो क्या होगा, हमारा विटामिन सी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम भोज्य पदार्थ के पकने के बाद उसमें क्या डालते हैं, खटाई या नींबू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे कौन सा लवण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है। तो आपको ये बताना है कौन सा ऐसा लवण होगा जो रक्त का थक्का जमने में हेल्प करेगा। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका लौह, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है आपका आयोडीन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका फास्फोरस। तो आप लोग देखिए जो कैल्शियम होगा ना, कैल्शियम रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है यानी कि हेल्प करता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में पूछे हमसे फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है। अक्सर आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, अक्सर आपके क्वेश्चन में कमी पूछी जाती है, पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, अधिकता पूछी, यानी कि फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरोसिस, सेकंड है कुपोषण, थर्ड है आपका लेथेरिज्म एंड लास्ट ऑप्शन है आपका एनीमिया। ठीक है, तो फ्लोराइड की जो अधिकता से होता है ना वो होता है आपका फ्लोरोसिस नामक रोग। कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पीने के पानी में क्लोरीन नामक खनिज पदार्थ की अधिकता से, किसकी, फ्लोरीन नामक खनिज पदार्थ की अधिकता से आपका फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और इस रोग में क्या होता है, इस रोग में दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं और गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और कुपोषण होता है, कुपोषण होता है आपकी शरीर में
एनर्जी और प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कुपोषण होता है। और लेथरिज्म होता है आपके खेसारी दाल के सेवन से, किसके, केसरी दाल के सेवन से, जो कि आपकी मिलावट की जाती है अरहर की दाल में। ठीक है। एनीमिया आपका होता है, एनीमिया का मतलब होता है बॉडी में रक्त की कमी हो जाना। ये होता है आपका विटामिन B12 की कमी से, किसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया। और आपका फॉलिक एसिड की कमी से भी होता है, किसकी कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से भी होता है। और आपका विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 तो हो गया आपका, आयरन की कमी से, किसकी कमी से होगा आपका, आयरन की कमी से होता है। ठीक है। और जो विटामिन B12 की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है आपका पर्नीशियस एनीमिया। और फॉलिक एसिड की कमी से जो एनीमिया होता है वो होता है आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, अनाज का एक एक्सचेंज देता है, तो आपको ये बताना है कि अनाज का एक एक्सचेंज देता है, कितनी कैलोरी देता है आपका अनाज का एक एक्सचेंज। ऑप्शन दिए हुए हैं, 100 कैलोरी देता है, या 70 कैलोरी देता है, या 50 कैलोरी देता है, या 40 कैलोरी देता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो अनाज का एक एक्सचेंज होता है ना, वो देता है आपका कितनी कैलोरी, 50 कैलोरी देता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अनाजों में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है, तो ऐसा कौन सा एकमात्र अनाज है जिसमें कैरोटीन पाया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है पीली मक्का में, सेकंड है गेहूं में, थर्ड है आपका बाजरा में, लास्ट है आपका चावल में। तो देखिए, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है वो होगी आपकी कौन सी, पीली मक्का। पीली मक्का में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। और जो मक्के का पीला रंग होता है ना, वो कैरोटीन के कारण ही होता है। और पीली मक्का क्या होती है, विटामिन ए का अच्छा सोर्स होती है। किसका सोर्स अच्छा होती है, विटामिन ए का अच्छा सोर्स होती है। और मक्के मक्के को एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल फाइटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मक्के को किस नाम से जाना जाता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, किस नाम से, कोलेस्ट्रॉल फाइटर के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कोलेस्ट्रॉल फाइटर किसे कहते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल फाइटर के नाम से पीली मक्का को जाना जाता है। क्लियर है आपको ये। और जो आपका गेहूं दिया है ना, तो गेहूं में आपका ग्लूटिन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, गेहूं में क्या होता है आपका, ग्लूटिन नाम का प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है क्वेश्चन में, दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है, तो आपको ये बताना है कि दूध को पाश्चुरीकरण किस लिए किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है आपका क्रीम निकालने के लिए, थर्ड ऑप्शन है खमीर खत्म करने के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विटामिन बढ़ाने के लिए। तो जो पाश्चुरीकरण का प्रोसेस होता है ना दूध में, वो किया जाता है आपका सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो जाएगा। इधर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा कर देती हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और पाश्चुरीकरण करने के लिए दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर, किस सेल्सियस पर, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए यानी कि आधे घंटे तक गर्म करते हैं। इस प्रोसेस से क्या होता है कि दूध में उपस्थित जितने भी जीवाणु या रोगाणु होंगे ना, वो सब नष्ट हो जाते हैं, अपनी निष्क्रिय अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है हुआ है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको ये बताना है कि किसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल होगा, या चावल में होगा, या अंडे में होगा, या मूंगफली में होगा। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो पाया जाता है किसमें, अंडे में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल और मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल होता है ना के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होता है, ना के बराबर होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल लीवर से उत्पन्न होने वाला एक मोम जैसा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, मोम जैसा पदार्थ होता है।
और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। ना तो अधिक होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। अगर इसकी अधिक मात्रा होती है तो क्या हो जाता है, तो हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाती है, और जितने भी हार्ट से संबंधित बीमारी होती है ना, वो सब आ जाती है। और एक अंडे में लगभग 250 mg, ठीक है, क्या एक अंडे में लगभग आपका 250 mg कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, तो जिसको भी हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो वो अंडे ना खाएं तो ज्यादा बेटर होगा उनके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, मधुमेह का रोग का लक्षण भी हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि जो मधुमेह का रोग का लक्षण है ना, इनमें से कौन सा होगा। कोमा होगा, एनीमिया होगा, कब्ज होगा, या अकस्मात वजन में कमी आ जाएगी। तो जो मधुमेह रोग का लक्षण है ना, वो क्या है आपका, अकस्मात वजन में कमी आ जाती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अभी तो इसका ही एक लक्षण दिया है, हो सकता है अकस्मात वजन में कमी ना दे आपके ऑप्शन में, और मधुमेह के लक्षण में और कोई लक्षण दे दे। तो हम क्या करते हैं, इसके और लक्षण भी हम देख लेते हैं। और लक्षण में आ जाएगा आपका पॉलीयूरिया। इधर देख लेते हैं हम, क्या आ जाएगा आपका, पॉलीयूरिया। ठीक है, और आपका इसका दूसरा लक्षण हो जाता है आपका पॉलीडिप्सिया। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, पॉलीडिप्सिया। उसके बाद इसमें पॉलीफेजिया भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पॉलीफेजिया भी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या मिलता है, निर्जलीकरण। ये सब आपके क्या है, डायबिटीज के लक्षण है। ठीक है, निर्जलीकरण के अलावा एक सिम्टम्स इसका और होता है, जो कि आपका है घाव देर से भरना। ठीक है, क्या है, घाव देर से भरना। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि जैसे आपका पॉलीयूरिया है, तो पॉलीयूरिया में क्या हो जाता है कि यूरिन बार बार जाना पड़ता है। ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट होगा, यानी कि जिसको मधुमेह होगा, उसको यूरिन बार बार जाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, डायबिटिक पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। और पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, जो मधुमेह रोग का रोगी होगा ना, उसको प्यास बार बार लगती है। ठीक है, तो पॉलीडिप्सिया क्या हो गया आपका, बार बार प्यास लगना। और पॉलीफेजिया क्या हो गया, पॉलीफेजिया होगा बार बार भूख लगना। ठीक है, और निर्जलीकरण का मतलब होता है यानी कि डिहाइड्रेशन, बॉडी में जल की कमी हो जाना। और जो डायबिटिक पेशेंट होगा, उसका जो घाव, उसको अगर कोई घाव या जख्म हो जाता है ना, तो वो भी देर से भरेगा। तो एग्जाम में आपके लक्षण भी पूछ सकता है आपके डायबिटीज के, और ये भी पूछ सकता है अलग अलग देके कि पॉलीयूरिया क्या होता है, पॉलीडिप्सिया क्या होता है, पॉलीफेजिया क्या होता है, और निर्जलीकरण क्या होता है। ठीक है, तो क्लियर है आपको ये। पॉलीयूरिया में क्या होता है, यूरिन बार बार जाना पड़ता है। पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, पेशेंट को प्यास बहुत लगती है। और पॉलीफेजिया में क्या होता है कि व्यक्ति को भूख लगती है तुरंत, मतलब थोड़े थोड़े अंतराल में उसको भूख लगती है। और निर्जलीकरण में होता है शरीर में पानी की कमी हो जाना। क्लियर है आपको ये। तो अब हम देखते हैं अपना, इसका हमारा राइट आंसर था आपका डी, यानी कि अकस्मात वजन में कमी होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, सिप्पी का आहार दिया जाता है, यानी कि आपको ये बताना है जो सिप्पी डाइट दी जाती है ना, वो किस पेशेंट को दी जाती है। तो सिप्पी डाइट आपको कब्ज के उपचार में दी जाएगी, या डायरिया के पेशेंट को दी जाएगी, या पेप्टिक अल्सर के उपचार में दी जाएगी, या पीलिया के उपचार में दी जाएगी। तो जो आपकी सिप्पी डाइट होती है ना, सिप्पी डाइट दी जाती है आपके पेप्टिक अल्सर के उपचार में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। और पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर में पेट में छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, कहाँ, आमाशय में छाले पड़ जाते हैं, आपके घाव हो जाते हैं। तो इस वजह से उसमें कौन सा आहार दिया जाता है, सिप्पी डाइट दी जाती है। और क्या नहीं देना चाहिए, इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं देना चाहिए, यानी कि जो रेशे होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं देते हैं। और सिप्पी डाइट के अलावा इसमें क्वेश्चन पूछा है सिप्पी का आहार दिया जा सकता है। हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर में जो भी उपचार के आहार में जो भी डाइट दी जाती है, हो सकता है सिप्पी के अलावा और कोई भी डाइट दे दी जाए आपको। तो हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम एक तो हो गया हमारा कौन सा, सिप्पी डाइट हो गया। पेप्टिक अल्सर में हम कौन सी डाइट देते हैं, सिप्पी डाइट हो गई एक तो आपकी। ठीक है, और
सेकेंड डाइट है आपकी एंडरसन। कौन सी है? एंडरसन। जो भी आप किस में देते हो? पेप्टिक अल्सर में देते हो। तीसरा हो जाएगा आपका म्यूलेनग्रेट। क्या है इसका नाम? म्यूलेनग्रेट। ये डाइट भी आप किस में देते हो? उसमें पेप्टिक अल्सर में देते हो। और एक डाइट आपकी और है लैनहार्ड्स। क्या है आपकी डाइट का नाम? लैनहार्ड्स। ये भी डाइट आप किस में देते हो? ये भी डाइट आप देते हो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को। तो ये जो सारी डाइट के नाम लिखे हुए हैं, इस डाइट में क्या होता है, पहले तो पेशेंट को लिक्विड आहार दिया जाता है, लिक्विड डाइट में रखा जाता है, फिर धीरे धीरे 2 से 3 दिन के बाद उसको सॉफ्ट डाइट पे लेकर आते हैं, ठीक है। और जो ये एंडरसन डाइट लिखा हुआ है ना, इसको मिलिट्री डाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? मिलिट्री डाइट के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछे तो सिप्पी डाइट ना देके एंडरसन दे दे, या मिलिट्री दे दे, या म्यूलेनग्रेट दे दे, या लैनहार्ड्स दे दे। तो आपको ये चारों डाइट के नाम याद रखने हैं। ये किस में दिया जाता है? ये आपके दिया जाता है पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को, ठीक है। क्लियर है आपको ये? तो ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। यानी कि जो आप अपने फूड यानी कि खाद्य पदार्थ का संरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन करते हो ना, तो उसकी अवधि किससे संबंधित होती है? ऑप्शन देखते हैं इसमें। जल की मात्रा से संबंधित होती है, या पोषक तत्वों की मात्रा से संबंधित होती है, या संरचना से संबंधित होती है, या किसी से संबंधित नहीं होती है। तो जो खाद्य पदार्थ के संरक्षण की अवधि होती है ना, ये आपकी संबंधित होती है जल की मात्रा से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल की मात्रा यानी कि क्या हो जाएगा इसमें? मॉइस्चर, ठीक है। क्या हो जाएगा? मॉइस्चर। आप लोगों ने देखा होगा, यदि किसी खाद्य पदार्थ में जल की मात्रा अधिक होगी तो वो खाद्य पदार्थ आपका क्या होता है? जल्दी खराब हो जाता है, यानी कि उसमें जल की मात्रा अधिक है, मॉइस्चर अधिक है। और अगर किसी खाद्य पदार्थ में जल की मात्रा कम होती है ना, तो वो क्या देर से खराब होगा, ठीक है। क्या होता है? देर से खराब होता है, यानी कि उसमें जल की मात्रा कम होती है या ना के बराबर होती है। तो अगर जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी वो जल्दी खराब हो जाएगा। इसमें आपका क्या आ जाएगा? फल आ जाएगा, सब्जी आ जाएगी, दूध आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है, मतलब ज्यादा है। अगर जिसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा यानी कि जल की मात्रा कम होगी, वो देर से खराब होगा, भोज्य पदार्थ। इसमें आपका क्या आ जाएगा? अनाज आ जाएगा, दाल आ जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं? इनको हम 1-1 साल तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। बल्कि हम इसी में दूध, फल हो गया आपका, सब्जी हो गया, इनको हम 2 या 3 दिन से ज्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है क्वेश्चन में आपसे, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? अगर आपके भंडार यानी कि अगर आपके स्टोर रूम में क्या है? मॉइस्चर है, नमी है, तो आप डिब्बों में खाद्य पदार्थ रखने से पहले आप क्या करेंगे? डिब्बों को तेल में डुबाकर उसे फिर ऐसे ही रख देंगे, या डिब्बों को पानी में रखेंगे, या डिब्बों को गर्म जल में रखेंगे, या तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देंगे फिर अपना खाद्य पदार्थ रखेंगे? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तेल युक्त वस्तु उसके चारों तरफ रगड़ देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? जिससे जो मॉइस्चर होगा ना, यानी कि नमी होगी, वो डिब्बे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, निम्न खाद्य पकाने की विधियों में मैलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है। तो जो खाद्य पकाने की विधि होगी ना, इसमें जो मैलार्ड रिएक्शन होगी ना, वो कब उत्पन्न होगी आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, दूध और चीनी को देर तक पकाने में, या दूध और नमक को देर तक पकाने में, या थर्ड ऑप्शन है आपका दूध और सब्जियों को देर तक पकाने में, या दूध और अनाज को पकाने में मिक्स करके, ठीक है। तो जो मैलार्ड रिएक्शन होती है ना, मैलार्ड रिएक्शन होती है आपकी कब? जब दूध और चीनी को देर तक पकाया जाता है साथ में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर इसे तुरंत ठंडा करने की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्कॉल्डिंग, सेकंड है ब्लांचिंग, थर्ड है स्टीमिंग एंड लास्ट है आपका पास्चुराइजेशन। तो आप लोग देखिए, निश्चित अवधि के लिए यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए
और किसमें, उबलते बिंदु से नीचे, यानी कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है ना, उससे हम क्या कर रहे हैं, उस बिंदु से हम अपने नीचे गर्म कर रहे हैं अपने खाद्य पदार्थ को, फिर इसे क्या कर रहे हैं, इसे तुरंत ठंडा कर देते हैं। तो ये प्रोसेस आपका होता है पास्चुराइजेशन का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे ये नहीं दिया होता, निश्चित अवधि नहीं दी होती और उबलते बिंदु से नीचे नहीं दिया होता, तो इसमें आपका ब्लांचिंग ऑप्शन राइट हो जाता, ठीक है। पर इसमें क्या दिया हुआ है, एक हमको फैक्ट बताया गया, क्या फैक्ट है हमारा, निश्चित अवधि के लिए होगा और उबलते बिंदु से नीचे गर्म करने का जो प्रोसेस होगा ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, पास्चुराइजेशन में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, निम्न में से कौन परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है। तो आपको ये बताना है कौन सा परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है, यानी कि रीजनरेटेड सेलुलोजिक रेशा है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है एसीटेट, सेकंड ऑप्शन है एक्राइलिक, थर्ड ऑप्शन है आपका रेयन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नायलॉन। तो जो परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा हो जाएगा ना, वो होता है आपका रेयन। कौन सा होगा, रेयन कैसा होता है हमारा, रीजनरेटेड फाइबर होता है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और जो हमारा ये दिया हुआ है ना इसमें, एसीटेट, एक्रिलिक, नायलॉन, ये हमारे कैसे रेशे होते हैं, ये होते हैं हमारे मैनमेड रेशे, ठीक है। क्लियर है आपको ये। मैनमेड तो ये भी होता है, पर ये परिवर्तित सेलुलोजिक होता है, यानी कि कैसा होता है, रीजनरेटेड फाइबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, बाह जो कि कंधे व पोशाक के थोक व गले का भी हिस्सा है, यानी कि आपको इसमें स्लीव बतानी है कि स्लीव कौन सी होगी। यानी कि बाह जो कि कंधे व पोशाक, यानी कि आपकी एक ये गारमेंट है आपका, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपकी स्लीव दी हुई है। तो आपकी जो स्लीव है ना, जैसे ये आपका नेक है, तो स्लीव आपकी ऐसे बनाई गई है। कैसे बनाई गई है, ऐसे बनाई गई है। यानी कि जो ये आपका गले वाला पार्ट है ना, नेक लाइन, इसको भी कवर किया गया है, ठीक है। तो स्लीव कैसी है आपकी, ये जो नेक लाइन होता है ना आपका, यानी कि जो ये वाला पार्ट होता है आपका नेक वाला, इसको भी कवर करके आपकी क्या बनी है, इसको भी कवर करके आपकी स्लीव बनी हुई है। तो जो ये वाली स्लीव होती है ना, आपको ये बताना है ये स्लीव क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है काउल स्लीव, सेकेंड ऑप्शन है कैप स्लीव, थर्ड ऑप्शन है आपका डॉलमेन स्लीव एंड लास्ट ऑप्शन है आपका रैगलन स्लीव। तो ये जो कहलाती है ना आपका इस तरह की स्लीव, ये होती है आपकी रैगलन स्लीव कहलाती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्लीव कैसी होती है, मैंने आपको बता दिया कि देखो जैसे ये नेक लाइन है आपकी, ठीक है। तो नेक लाइन में क्या होता है, ये स्लीव जो होती है ना, जैसे आपकी स्लीव होती है जो मोस्टली कहाँ से जुड़ी होती है, आपके शोल्डर से जुड़ी होती है। बल्कि ये जो आपकी रैगलन स्लीव होती है, शोल्डर से तो जुड़ी, शोल्डर से ना जुड़कर आपकी नेक लाइन के और अंदर से लेते हैं। तो ये कौन सी स्लीव कहलाती है, ये आपकी रैगलन स्लीव कहलाती है। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा ना, तो आप क्या करिएगा, गूगल पे इसकी पिक्चर्स डाल के देख लीजिएगा, आपको इसकी पिक्चर्स आराम से मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है आपको ये रैगलन स्लीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ इस क्वेश्चन में आपसे, गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ है। आपको ये बताना है गृह विज्ञान शब्द जो है आपका, यानी कि होम साइंस, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है घर का विज्ञान, सेकंड है गृह कला, थर्ड है आपका गृह अर्थशास्त्र एंड लास्ट ऑप्शन है आपका घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। तो जो गृह विज्ञान होगा ना आपका, गृह विज्ञान होगा आपका घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें हम क्या करते थे, जो भी हमारे घर से संबंधित मतलब वो होते हैं ना फैक्ट, उसका हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। जैसे गृह विज्ञान, यानी कि घर क्या हो गया हमारा, गृह मतलब क्या हो गया हमारा घर, और विज्ञान मतलब क्या हो गया हमारा वैज्ञानिक ज्ञान। जैसे हमें क्या करना है, खाना बनाना है, ये किससे संबंधित हो गया, हमारे घर से संबंधित हो गया। अगर जो व्यक्ति गृह विज्ञान को अच्छे से पढ़ेगा, तो गृह विज्ञान में ये बताया जाता है कि खाना तो बनाना है, वो तो ठीक है, वो एक नॉर्मल गृहिणी बना लेगी, पर जो गृह विज्ञान वाली गृहिणी होगी ना, वो क्या करेगी, वो अपने खाद्य पदार्थ में यानी कि भोजन बनाते समय ऐसे चीजों को ऐड करेगी जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होंगे, ठीक है। खाना तो दाल चावल सब लोग खा लेंगे बना के, पर जो होम साइंस से पढ़ी हुई गृहिणी होगी, वो क्या करती है, भोज्य पदार्थ में भी वैरायटी ढूंढती है, यानी कि वैरायटी ऑफ फूड देखती है, यानी कि उसको बैलेंस डाइट के बारे में पता होता है कि कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में देना चाहिए और किस किस वैरायटी से अपने भोज्य पदार्थ को इंस्टेड क्या बना सकती है, रुचिपूर्व बना सकती है और अच्छा बना सकती है, ठीक है, जिससे एक ही तरह का खाना खाते खाते बोर भी ना हो, ठीक है। क्लियर है आपको ये।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है वह क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका संगठन, सेकंड है नियंत्रण, थर्ड है व्यवस्थापन एंड लास्ट है आपका क्या? मूल्यांकन। तो वो प्रोसेस जो योजना को, किसको? प्लानिंग को इच्छित परिणामों तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करती है ना, वो होता है आपका नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो व्यवस्थन प्रक्रिया में आपका यानी कि जो व्यवस्थापन प्रक्रिया में नियंत्रण होता है ना, तो नियंत्रण आपका वो प्रोसेस होता है जो योजना को क्रियान्वित करता है। नियंत्रण से पहले हम क्या करते हैं, यानी कि किसी नियंत्रण में हम क्या करते हैं, किसी कार्य को करते हैं, और किसी कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं, उससे पहले योजना बनाते हैं यानी कि प्लानिंग करते हैं। तो अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तभी हमारा कैसा होगा? नियंत्रण भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को हमारे गति प्रदान करती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के कार्यों से संबंधित है? तो आपको ये बताना है प्रबंध के कार्यों से कौन संबंधित है। ऑप्शन दिए हो आपके, हेनरी फ्योल संबंधित है, टेलर संबंधित है, गिलब्रेथ संबंधित है, या एल्टन मेयो संबंधित है। तो प्रबंधन के कार्यों से आपके संबंधित है हेनरी फ्योल जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है आपसे, प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता है, यानी कि प्रारंभ में होम साइंस का क्या नाम था, आपको ये बताना है। अभी तो इसका नाम क्या है? गृह विज्ञान है, पर जब गृह विज्ञान हमारा स्टार्ट हुआ था ना, यानी कि प्रारंभ में आया था, तब इसका नाम कुछ और था। वो देख लेते हैं कि हमारा नाम क्या था, मतलब गृह विज्ञान का। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है घरेलू प्रशासन, सेकंड ऑप्शन है घरेलू कला, थर्ड ऑप्शन है घरेलू अर्थशास्त्र एंड लास्ट ऑप्शन है आपका गृह कला। तो जो प्रारंभ में गृह विज्ञान का नाम था वो था आपका घरेलू अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गृह विज्ञान को बालिकाओं की शिक्षा हेतु शुरू किया गया था। किसकी शिक्षा हेतु? बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रारंभ किया था गृह विज्ञान को। पर अब के टाइम पे क्या है, जितने ही बालिकाएं हैं उतने भी बालक ही पढ़ते हैं होम साइंस को। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो एलटी में वैकेंसी आई है आपकी, तो इसमें गर्ल्स की तो कम वैकेंसी है पर आपके बॉयज की ज्यादा वैकेंसी है। इसका मतलब महिला, मतलब लड़कियों के साथ साथ लड़के भी आपके क्या करते हैं? गृह विज्ञान को पढ़ते हैं। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से जानते थे। और यह एक व्यवस्थित विषय के रूप में सबसे पहले कहाँ आया था? अमेरिका में आया था। यानी कि गृह विज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले कहाँ देखा गया था? अमेरिका में सबसे पहले आया था घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से। ठीक है, एक सब्जेक्ट के रूप में यानी कि एक विषय के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में एक डेफिनेशन दी हुई है इस क्वेश्चन में, और पूछा है आपसे, गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसने कहा? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रासियम कैंडल, सेकंड ऑप्शन है राजमल पी देवदास, थर्ड ऑप्शन है आपका कोटजिन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इरेन ओपनहीम। तो देखो, गृह व्यवस्था को एक व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है? गृह व्यवस्था को व्यवहारिक विज्ञान कहा है आपके कोटजिन ने। किसने कहा है? कोटजिन ने। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो आपका गृह व्यवस्था है, गृह प्रबंधन होता है ना, ये एक आपकी मानसिक क्रिया होती है। कैसी होती है? मेंटली प्रोसेस होता है और वो सतत चलता रहता है, यानी कि सतत क्रिया करता रहता है। इससे क्या होती है? इससे गृहिणी कम से कम संसाधन का उपयोग करके अच्छे तरीके से अपने बेहतर ढंग से अधिक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकती है। ठीक है, और जो इसमें राजमल पी देवदास जी दिए हुए हैं ना, इन्होंने क्या की थी? गृह प्रबंधन की तुलना किससे की थी? बांध से की थी। किससे की थी? बांध से। किसकी तुलना की थी? गृह प्रबंधन की तुलना की थी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये मतलब मोस्टली एग्जाम में पूछा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो आप लोग इसको मतलब देख लीजिएगा। क्या है? राजमल पी देवदास ने क्या किया था? गृह प्रबंध की तुलना किससे की थी? बांध से की थी। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, योजना बनाना एक प्रक्रिया है, यानी कि आपसे ये पूछा है जो आप प्लानिंग करते हो ये कैसा प्रोसेस है आपका। ऑप्शन दिए हुए हैं, शारीरिक है, सेकंड है मानसिक है, थर्ड है इनमें से दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो योजना बनाना होता है ना, यानी कि प्लानिंग करना, ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है। कैसा प्रोसेस होता है? एक मानसिक यानी कि मेंटली प्रोसेस होता है। और जो आपका योजना होता है ना, योजना यह व्यवस्थापन प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, जितनी अच्छी हमारी प्लानिंग होगी उतने अच्छे तरीके से हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है, यानी कि आपको गलत स्टेटमेंट चुनना है कि इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, पैसा वह आय है जो प्रचलित नोट, सिक्के, चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका, वास्तविक आय वह आय है जो सेवाओं एवं वस्तुओं पर बचत से प्राप्त होती है। थर्ड ऑप्शन है, मानसिक आय सेवाओं एवं वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त संतोष को कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो मानसिक आय होती है वो सेवाओं और वस्तुओं के उपयोग के प्राप्त संतोष को कहते हैं। एंड ऑप्शन डी है आपका, निचली आय पैसे को उधार लेकर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर इसमें आपको रॉन्ग आंसर बताना है। क्या बताना है इसमें आपको रॉन्ग आंसर बताने की रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, पैसा वह आय है जो प्रचलित नोट और सिक्कों अथवा चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होता है, ये तो सही है आपका। और ये है, मानसिक आय सेवाओं एवं वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त संतोष को कहते हैं, ये भी सही है। और निचली आय पैसे को उधार लेकर प्राप्त होता है, ये भी सही है। बल्कि ये वाला आपका गलत स्टेटमेंट है, वास्तविक आय वह आय है जो सेवाओं एवं वस्तुओं पर बचत से प्राप्त होती है। और ठीक तो आपका वैसे देखा जाए तो डी वाला नहीं है, पर इसमें से हमें बेस्ट असत्य वाला चुनना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, किसी उत्पाद पर एमआरपी, क्या पूछा है, किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, न्यूनतम फुटकर मूल्य। सेकंड ऑप्शन है आपका, अधिकतम फुटकर मूल्य। थर्ड ऑप्शन है आपका, सूक्ष्म फुटकर मूल्य। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो एमआरपी होती है ना, एमआरपी हो जाएगी आपकी अधिकतम फुटकर मूल्य। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एमआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम फुटकर मूल्य। ठीक है, क्लियर है आपको ये। एमआरपी वो होती है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट के प्राइस लिखा होता है। प्राइस के आगे या तो आपको प्राइस दिया होगा या आपको एमआरपी दिया होता है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट की रेट लिखी होती है, अगर उस पर 180 लिखा हुआ है तो आप वो प्रोडक्ट क्या शॉपकीपर से 180 में लोगे या 180 से कम में लोगे, पर वो 180 से आप लोग ज्यादा नहीं दोगे, क्योंकि उसका अधिकतम फुटकर मूल्य उस प्रोडक्ट का इतना ही है। ठीक है, क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा हुआ है आप लोगों से, निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है, नहीं दिया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या पूछा है इसमें से कि ज्वाइंट फैमिली की विशेषता आपकी कौन सी नहीं है। ऑप्शन दिया हो उसमें, सामूहिक निवास। सेकंड ऑप्शन है आपका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। थर्ड ऑप्शन है आपका, सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक साथ स्थान पर एकत्रित करना। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका, पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो आप देखिए, जो ज्वाइंट फैमिली होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य होता है, सबका कर्तव्य होता है और सबका समान अधिकार होता है। और ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार में सभी व्यक्ति अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करते हैं, जो भी धन आता है वो एक स्थान पर एकत्रित होता है। ठीक है, और सामूहिक निवास भी होता है ज्वाइंट फैमिली में, यानी कि संयुक्त परिवार में लोग कैसे रहते हैं, एक समूह में, यानी कि एक घर में एक छत के नीचे ही कई सारे लोग रहते हैं। बल्कि क्या नहीं होता है, संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जो भी होता है इसमें अपने फैमिली मेंबर से पूछ के काम किया जाता है, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी कहाँ होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है आपकी न्यूक्लियर फैमिली में। ठीक है, क्लियर है आपको ये। तो आज का सेशन हमारा यहीं एंड होता है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक आप लोग जरूर दिया कीजिए। क्लास अच्छी लगी हो आप लोगों को तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिसने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हो तो प्रीवियस क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।